हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत सदा के बारे में बात की थी। कैसे एक सीरियल किलर सोचता है, उसकी क्या मेंटालिटी होती है और कैसे वो अपनी जुर्मों को अंजाम देते हैं। ठीक इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसकी वजह से शाम होते ही पूरा बॉम्बे शहर सुन पड़ जाता, क्योंकि उसके गुनाहों को अंजाम देने का तरीका बड़ा ही खौफनाक था। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल किलर रामन राघव के बारे में। बॉम्बे यानी आज का मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। जुलाई 1968 में बॉम्बे पुलिस को बोरीवली के पोईसर इलाके में एक मर्डर की जानकारी मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंची, देखा कि जिस शख्स का मर्डर हुआ था उसके सर पर किसी नुकीले हथियार से वार किया गया था। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा और था। जब औरत से उसके बारे में पूछताछ की गई तो उसने भी कह दिया कि अंधेरा होने की वजह से वो नहीं देख पाई। उसके बाद पुलिस वालों ने इसे एक आपसी रंजिश का मामला समझकर बिना तफ्तीश किए वहाँ से चली गई। मगर थोड़ी देर बाद ही उसी रात उन्हें और एक खबर मिलती है। वहीं से थोड़ी ही दूर मलाड की तरफ एक और मर्डर हुआ है और उसे भी ठीक इसी तरह नुकीली चीज़ से वार करके मारा गया है। पुलिस यहाँ भी अपनी तफ्तीश पूरी करे बिना और दोनों मर्डर के बीच कुछ कनेक्शन हो सकता है ऐसा सोचे बिना बस एक सिंपल सा केस बनाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद 6 से 7 दिन बाद मलाड में ही हाईवे की तरफ एक झोपड़ी में पति पत्नी और उनके 2 महीने के बच्चे का मर्डर हो जाता है। इस बार भी कातिल ने नुकीली चीज़ से सबके सर पर वार करके सबको मौत के घाट उतार दिया था। पर इस बार पुलिस को वहाँ से कातिल का हथियार और छाता मिलता है। जो हथियार था वो एक मोटी सी रॉड थी, आगे से नुकीली और मुड़ी हुई। पर इन सब सबूतों का कुछ मतलब नहीं निकला, क्योंकि उन दिनों मुंबई में बारिश का मौसम था, तो उसकी वजह से हथियार से और छाते से फिंगरप्रिंट धुल गए थे। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है पर कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद महज 4 दिन बाद कांदिवली के हनुमान नगर इलाके में एक टीचर की ठीक इसी तरह हत्या हो जाती है। इसके बाद एक के बाद एक मर्डर होते गए और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। इस चीज़ की वजह से इतना खौफ हो गया था कि शाम के वक्त दुकान, पार्क या ऐसी कोई भी पब्लिक जगह पे कोई नहीं दिखता। कभी ना रुकने वाली मुंबई सुन पड़ जाती। उस वक्त बॉम्बे पुलिस के जो कमिश्नर थे ES मोदक, उन पर भी इस केस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसके लिए उन्होंने इस केस को CID को सौंप दिया। इसके बाद CID की तरफ से एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसको लीड कर रहे थे रमाकांत कुलकर्णी। इसके बाद 2000 पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी टीम उस कातिल को ढूंढने लगी। इसी बीच इसी टीम के एक इंस्पेक्टर जिनका नाम था विनायक राव वकाटकर, उन्होंने रमाकांत कुलकर्णी को बताया कि लगभग 2 साल पहले 1965 से लेकर 1966 के बीच मुंबई के बाहरी इलाकों में ठीक इसी तरह के सीरियल किलिंग की घटना हुई थी। तो 1965 और 66 में जो हमले हुए थे और जो हमले अभी हो रहे हैं, इन दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक जैसा ही था। उस वक्त इंस्पेक्टर वकाटकर बुलुन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे और इन घटनाओं के दौरान वो वहाँ रात के वक्त पेट्रोलिंग किया करते थे। एक रात जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा संदिग्ध आदमी बिना किसी डर के खुलेआम उस इलाके में घूम रहा है। तो इंस्पेक्टर वकाटकर को उस पर शक हुआ। वो उसके पास गए और उनका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रामन राघव बताया। उसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके जेब से एक डायरी मिली जिसमें 2 शब्द लिखे थे, ख़त्म और खल्लास। अब इंस्पेक्टर का शक और बढ़ा तो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। जब पुलिस रिकॉर्ड में इसकी जांच की गई तो पता चला कि इसके और कई नाम हैं, जैसे कि सिंधी दलवाई, अन्ना, तंबी और वेलुस्वामी। इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के अग्रसर नेल्लूर गांव में हुआ था। बचपन से ही चोरी चकारी की आदत थी, तो जब ये 20 साल के हुए तो भागकर बॉम्बे आ गए और वहाँ उन्होंने एक मिल में कुछ दिन काम किया। इसके बाद रामन राघव से इन सारे मर्डर के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कुछ नहीं बोला। पुलिस ने अपने सारे टॉर्चर आजमा लिए पर रामन राघव ने कुछ नहीं बताया। तो इंस्पेक्टर वकाटकर रामन राघव को बॉम्बे से तड़ी पार कर देते हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि
राघव को बॉम्बे से तड़ीपार करने के बाद अचानक से हो रहे हमलों का सिलसिला रुक गया और उसके बाद वहाँ कोई हमला नहीं। रमाकांत कुलकर्णी को जैसे ही इन सब के बारे में पता चला और रामन राघव के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन हो गया कि इन सब के पीछे रामन राघव का ही हाथ है। उसके तुरंत बाद रामन राघव केसेस की जितनी फाइल्स है सबको निकाला गया, उसके फिंगरप्रिंट्स, फोटोज़ और ये सब जानकारी उन्होंने सभी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दी। अब पुलिस रामन राघव की तलाश में जुट गई। इसके बाद राघव ने 25 और 26 अगस्त 1968 की रात मालाड के चिंचोली में 2 लोगों का और मर्डर कर दिया और इस बार पहली बार पुलिस वालों को वहाँ से कातिल के फिंगरप्रिंट्स मिले। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स को रामन राघव के फिंगरप्रिंट से मैच करवाया और ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। अब ये कंफर्म हो गया था कि ये सीरियल किलिंग के मामले सामने आ रहे थे, इनमें रामन राघव का ही हाथ है, मगर रामन राघव गायब था। बॉम्बे की पुलिस रामन राघव को ढूंढने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी पर राघव का कोई पता नहीं चल पा रहा था। एक बार पुलिस राघव को ढूंढते ढूंढते पोइसरी इलाके में पहुंची और वहाँ पूछताछ की तो वहाँ से एक औरत जिसका नाम मंजुलाबाई दलवी था वो सामने आई और कहा कि वो इसे जानती है पर इनका नाम तो अन्ना है और आज सुबह ही इन्होंने उसे देखा था। पुलिस ने जैसे ही ये बात सुनी तो पुलिस ने और तफ्तीश करते हुए पूछा कि आज जब आपने इनको देखा तो इनका हुलिया कैसा था। तो मंजुलाबाई ने बताया कि आज सुबह जब उन्होंने इनको देखा तो उन्होंने एक नीली शर्ट, खाकी रंग की हाफ पैंट और ब्राउन कलर के कैनवस के जूते और हाथ में एक छतरी भी थी। पुलिस ने तुरंत ही इस बात को वायरलेस रेडियो के द्वारा सभी पुलिस स्टेशन में ये सूचना कर दी कि इस हुलिये का कोई भी शख्स दिखा तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके थाने ले आए। 27 अगस्त 1968 को एलेक्स पियालो नाम के सब इंस्पेक्टर को इस हुलिये में एक आदमी नज़र आता है और जब वो उसे पूछताछ करते हैं तो वो शख्स अपना नाम सिंधी दलवाई बताते हैं। सब इंस्पेक्टर को ये पता था कि रामन राघव का एक नाम सिंधी दलवाई भी था, तो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं और रामन राघव बिना किसी विरोध के उनके साथ चलने लगते हैं। ये सुनते ही कि रामन राघव पकड़ा गया है, फ़ौरन क्राइम ब्रांच के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सबसे पहले उनके फिंगरप्रिंट के निशान लेते हैं और फिर मालाड चिंचोली मर्डर स्पॉट से मिले फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं और ये दोनों फिंगरप्रिंट मैच होते ही उसी दिन 27 अगस्त 1968 को CID ऑफिशियली रामन राघव की गिरफ्तारी की खबर रिलीज़ कर देते हैं। तो इतने दिन से जिस सीरियल किलर ने पुलिस वालों को दंग करके रखा था वो अब पकड़ा जा चुका था। अब पकड़े जाने के बाद पुलिस वालों के सामने ये बहुत बड़ा टास्क था कि इसे इसके गुनाह कैसे कबूल कर, और पूरे 2 दिन के इंट्रोगेशन के बाद भी उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। फिर पुलिस ने ऐसे ही पूछ लिया उसे कुछ चाहिए तो उसने बताया कि मुर्गी। रामन राघव 2 दिन बाद पहली बार कुछ बोला था तो उसके लिए पासी के होटल से चिकन करी मंगवाई गई और उसे खाने के लिए दिया गया। उसने उस चिकन करी को पूरा चाट के खाया। इसके बाद फिर से उसको पूछा गया कि और कुछ चाहिए तो उसने फिर से वही बोला मुर्गी। फिर से उसके लिए चिकन करी मंगवाई गई और उसे खाने के लिए दिया गया। तीसरी बार जब उसको पूछा गया कि और कुछ चाहिए तो उसने बोला कि एक नारियल का तेल, कंघी, आईना और एक वेश्या चाहिए, इसके साथ वो सोना चाहता है पर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो उसे नारियल का तेल और कंघी, आईना दिया गया। इसके बाद उसने नारियल का तेल अपने सर पर लगाया और काफ़ी देर तक अपने आप को वह आईने में देखता रहा। फिर उसके बाद वो बोला कि अब पूछिए आपको क्या पूछना है। उसके बाद पुलिस ने शहर में हो रहे मर्डर के बारे में पूछा तो राघव ने सब बताया, कैसे वो 1966 में बॉम्बे से तड़ीपार करने के बाद पुणे गया, वहाँ से कैसे करजत गया और जैसे कि हमने आपको कहानी में बताया किस तरह से उसने अपने गुनाहों को अंजाम दिया और अपने पूरे लाइफ में 41 मर्डर किए। ये बात सारी उसने कबूल की। अब पुलिस को उसका कबूलनामा तो मिल गया था पर अदालत में उसे गुनहगार साबित करने के लिए मर्डर के वक्त यूज़ किए गए हथियार का मिलना बहुत ज़रूरी था। जब पुलिस ने राघव से पूछताछ की कि वो हथियार कहाँ है जो आपने कत्ल करते समय यूज़ किया था, उसके बाद राघव पुलिस को लेकर आरे रोड के जंगलों में ले गया जहाँ उसने वो हथियार छुपा के रखे थे और वो जगह बताई और इस तरह से पुलिस ने हथियार को अपने कब्ज़े में लिया। और जब राघव के ऊपर मुकदमा चला तो हाईकोर्ट में उनकी दिमागी हालत चेक करने के लिए 3 साइकेट्रिस्ट की टीम बनाई गई जिन्होंने रामन राघव के बारे में बताया। राघव के बारे में पता चला कि
रामन राघव एक क्रोनिक पैरानॉइड सेजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। फाइनली कोर्ट ने 4 अगस्त 1987 को रामन राघव को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए फिर उसे पुणे के एरवाड़ा जेल भेज दिया। और फिर इसके 8 साल बाद 1995 में दोनों किडनी फेल होने की वजह से रामन राघव की मौत हो जाती है। आज 2023 में उस घटना को हुए 52 साल हो चुके हैं, मगर कई लोग और बच्चे जो 1965 से लेकर 1968 के दौरान बॉम्बे में थे, वो आज भी उसे याद करके कांप जाते हैं। तो ये थी कहानी एक वक्त के सन की सीरियल किलर रामन राघव के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हाँ, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए।